नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आईटीआर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर, याद है ना आपको? अब इस 30 नवंबर को आप पिछले कितने सालों का आईटीआर भर सकते हैं, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसके क्या नियम है, साथ ही सरकार की नई कैश वाउचर स्कीम पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। किन के लिए स्कीम फायदेमंद है, ये तमाम ऐसी बारीकियां हैं जो आज हम शो में समझेंगे और आज हम कुछ आपके सवालों के जवाब देंगे इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े हुए। हमारे साथ जो खास मेहमान आज हैं वो हैं टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। सुनील जी, बहुत स्वागत है सर आपका शो में। तो क्या खास आज शो में है, चलिए सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे क्या है कैश वाउचर स्कीम, कैश वाउचर स्कीम से किसे है फायदा, 30 नवंबर तक पिछले कितने रिटर्न आप भर सकते हैं, साथ ही सीनियर सिटीजन को ब्याज पर कितना मिलता है टैक्स बेनिफिट। सुनील जी, सबसे पहले शो की शुरुआत में हम आपसे यही जानेंगे, सरकार ने बस अभी कुछ समय पहले ही टैक्स वाउचर स्कीम का यहां पर ऐलान किया है। कैश वाउचर स्कीम, माफ कीजिए, ये कैश वाउचर स्कीम क्या है और कैसे फायदा देती है ये? नमस्कार स्वाति। सबसे पहले सरकार ने एक बड़ा चतुराई भरा कदम उठाया है। लीव ट्रैवल कंसेशन जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, जिसको हम लीव ट्रैवल अलाउंस के नाम से भी जानते हैं, एक शख्स इनकम टैक्स में धारा है 10 सबसेक्शन 5 में एक छूट मिलती है कि आप 4 साल के ब्लॉक में 2 बार आपका एम्प्लॉयर आपको घूमने के लिए पैसे देता है। आप जाकर घूम आइए, आप ट्रैवल कर लीजिए, और वो सारा पैसा जो आपको मिलता था वो छूट होती थी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। और इसमें आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे और आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स भी इंक्लूड हुआ करते थे। लेकिन ये जो ब्लॉक है 4 साल वाला, ये 2018 से 2021 का ब्लॉक था। अब कोविड के चक्कर में लोग घूमने जा नहीं पाए, तो सरकार ने कहा कि ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयर से कैश में वो पैसा ले लीजिए। सरकार कह रही है हम अपने एम्प्लॉयज को कैश में पैसा दे देंगे, नगद भुगतान कर देंगे, आपको घूमने जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उस पैसे से कुछ परचेज करना पड़ेगा, कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदने पड़ेंगे, और वो भी कितना, 3 गुना। अगर आपको 50,000 रुपये लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है तो 1.5 लाख रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा, और 12% जीएसटी कम से कम उस आइटम पर होना चाहिए। तो हम आपसे कोई टैक्स लेने नहीं जा रहे हैं, आपको इनकम टैक्स में धारा 10 सबसेक्शन 5 में पूरी छूट मिल जाएगी। अगर नहीं करोगे तो आपको टैक्स लग जाएगा। मकसद क्या रहा इसमें सरकार का, सुनील जी? क्योंकि जैसा आपने बोला कि कोविड की वजह से लोग घूमने तो जा नहीं रहे, लेकिन उसके अलावा क्या और इसके पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं? जब स्वाति, माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो 2 कारण बताए थे। एक कारण तो ये बताया था कि ये जो पैसा मार्केट में आएगा, चूंकि अब मान लीजिए आपने 20,000 करोड़ या 29,000 करोड़ का उन्होंने फिगर दिया है, कहने का मतलब है कि 9,000 करोड़ का हम लीव ट्रैवल अलाउंस देंगे तो 27-28,000 करोड़ की डिमांड पैदा मार्केट में हो जाएगी। और जो आजकल स्लो डाउन है, सेल नहीं हो रही है, तो बूस्ट मिलेगा डिमांड को। जब डिमांड को बूस्ट मिलता है स्वाति, तो मैन्युफैक्चरिंग भी तेज होती है। जब मैन्युफैक्चरिंग तेज होती है तो लोगों के हाथ में पैसा भी आता है, कमाई भी आती है। तो पूरा जो इकोनॉमी का साइकिल है उसको तेजी से घुमाना है। और आपने ध्यान दिया होगा, वित्त मंत्री जी ने एक बात और कही है कि हम ये जो स्कीम है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए लेकर आ रहे हैं। तो सवाल उठा कि प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉई क्या करेगा? तो वित्त मंत्री जी ने कहा है कि अगर प्राइवेट एम्प्लॉयर चाहे ऐसी स्कीम ले आए, अपने एम्प्लॉयज को लीव ट्रैवल अलाउंस का पैसा दे दे, उसको भी हम इनकम टैक्स में छूट दे देंगे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर इस स्कीम को लेके आएंगे और डिमांड को जो बूस्ट करने का जो मंतव्य है सरकार का, वो पूरा हो जाएगा। किससे फायदा है इससे सुनील जी? क्या सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही फायदा है या फिर प्राइवेट कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकते हैं? उनके लिए कुछ स्कीम, ऐसी स्कीम लाने की योजना है सरकार की? नहीं, सरकार ने कहा है कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि प्राइवेट एम्प्लॉयर अगर चाहें तो सेम स्कीम ले आइए, और लेकिन उसमें सरकार ने कहा है कि हमने रेट फिक्स कर दिए हैं।
ऐसा ना हो प्राइवेट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी दे दे। तो सरकार ने क्या रेट फिक्स किया है? सरकार ने कहा है कि अगर बिजनेस क्लास से ट्रैवल करना है तो 36,000, अगर आपको इकोनॉमी से ट्रैवल करना है तो 20,000 रुपए, यानी जिसकी जो भी एंटाइटलमेंट है, जो भी एम्प्लॉय जिस लेवल का है। और अगर आपको ट्रेन का किराया है तो 6,000 रुपए पर पर्सन आने जाने का खर्चा दे दीजिए अपने एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय उसको 3 गुना खर्च कर दे और हम उसका बेनिफिट दे देंगे। हाँ, एक बात और कही है जो लोगों को पता नहीं चला स्वाति, अगर आपको लीव एंड कैशमेंट मिलता है, मान लीजिए आपको 10 दिन की छुट्टी मिलती है, तो 10 दिन की छुट्टी वैसे तो टैक्सेबल होती है, लेकिन सरकार ने कहा कि ठीक है, आप लीव एंड कैश का पैसा भी दे दीजिए अपने एम्प्लॉइज को 10 दिन का, और एम्प्लॉइज को भी खर्च कर दे, उसको 3 गुना खर्च नहीं करना, केवल 1 गुना खर्च करना है, तब भी हम आपको छूट दे देंगे। तो सरकार ने स्कीम बड़ी अच्छी निकाली है, एम्प्लॉइज को फायदा, बाजार को भी फायदा, कंपनीज को भी फायदा, मैन्युफैक्चरिंग होगी और इकोनॉमी को भी फायदा होने की पूरी उम्मीद है। और अगर कोई एम्प्लॉय सारा पैसा खर्च नहीं कर पाए तो क्या वो भी टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं या फिर उनके लिए कुछ नहीं है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा। जैसे मैंने बताया कि मान लो आपको 1 लाख रुपए मिला तो 3 लाख रुपए खर्च करना है और 12% जीएसटी के आइटम पे खर्च करना है। अब आपके पास 3 लाख रुपए नहीं है, कोई बात नहीं। आपने अगर 1.5 लाख रुपए खर्च किया तो आपको 50% प्रोपोर्शनेटली आपको छूट मिल जाएगी। सरकार ने ये वायदा किया है कि प्रोपोर्शन में आपको छूट ले लीजिए। आधा कर रहे हैं, आधा ले लीजिए, 2 तिहाई कर रहे हैं, 2 तिहाई ले लीजिए। नहीं कर पाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। ओके, चलिए ये तो बात हुई सरकार की कैश वाउचर स्कीम की और इसका फायदा कैसे और कौन उठा सकता है। अब आईटीआर की बात करते हैं सुनील जी। अब ये जो आईटीआर की तारीख है भरने की वो 30 नवंबर है। अब कई दर्शक हैं वो कंफ्यूज हैं कि पिछले कितने सालों का आईटीआर भर सकते हैं। ये कंफ्यूजन को प्लीज क्लियर कीजिए। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। कोई कहता है 1 साल, कोई कहता है 2 साल, कोई कहता है 5 साल। हम कन्फ्यूजन दूर करते हैं जी। आप 2 साल की रिटर्न भर सकते हैं, 2 साल की वित्त वर्ष 18-19, जो कि आपको 31 मार्च 2020 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी थी। क्योंकि कोविड आ गया तो सरकार ने उसकी डेट पहले 31 जुलाई की, फिर 30 सितंबर की, और अब 30 नवंबर तक वित्त वर्ष 18-19 की भर सकते हैं। और वित्त वर्ष 19-20 जो मार्च 20 को खत्म हुआ है, वो रिटर्न भी आप 30 नवंबर तक ही जमा करवाएंगे। यानी दोनों की डेट 30 नवंबर है, 18-19 की भी, 19-20 की भी। और ये जो 5 साल वाला जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, सरकार ने एक स्कीम निकाली है कि अगर आपने रिटर्न मान लो फाइल कर दी बैक डेट की या पुराने सालों में, और आप वेरीफाई नहीं करवा पाए, ई वेरीफाई नहीं करवा पाए, आईटीआर वी फॉर्म नहीं भेज पाए सीपीसी बंगलुरु को, तो सरकार ने कहा है कि अब आप वेरीफाई कर दीजिए, हम उस रिटर्न को इनवैलिड नहीं मानेंगे। तो केवल 2 साल है, 5 साल नहीं है। अपने दर्शकों को हम ये बता देते हैं। ओके, सवाल लेते हैं कुछ हमारे पास ईमेल पे जो आए हैं सुनील जी। और एक सवाल डॉक्टर जयंत का है। डॉक्टर जयंत पेशे से डॉक्टर हैं और ये कह रहे हैं कि अपने वित्त वर्ष 2019-2020 की ये जो है रिटर्न वो फाइल कर रहे हैं, जो कि लास्ट डेट 30 नवंबर की है, पर इन्हें लेट फाइलिंग का ब्याज देना पड़ रहा है, जो कि इन्हें लगता है गलत है। तो ये जानना चाहते हैं क्या इनके केस पे ब्याज देना बनता है क्या? स्वाति, जो स्पिनर्स होते हैं ना, वो बीच में गूगली डाल देते हैं ओवर के बीच में। तो वित्त मंत्री जी ने ये गूगली डाली थी, लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों की रिटर्न की डेट तो बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी कि 30 नवंबर तक आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, लेकिन साथ में एक गूगली डाल दी थी कि अगर 31 जुलाई तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की, जो कि अमूमन जो हमारी नॉर्मल डेट होती है रिटर्न फाइल करने की, और अगर आपका टैक्स का अमाउंट, टैक्स पेबल 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसको लेट रिटर्न का जो ब्याज लगता है 234 धारा ए में, वो आपको देना पड़ेगा। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया। मुझे समझ में नहीं आया सरकार ने ऐसा क्यों किया। अरे जब आप डेट बढ़ा ही रहे थे रिटर्न की, तो टैक्स पेमेंट की डेट ही बढ़ा देते। पर ये ध्यान रखना है, जिनका भी टैक्स पेबल 1 लाख से ज्यादा है और आपने रिटर्न फाइल नहीं की 31 जुलाई तक, तो आपको ब्याज का मीटर सरकार का चल रहा है 1% पर मंथ, 12% पर एनम का। तो कम से कम आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स जरूर जमा करवा दीजिए 31 अक्टूबर तक, तो 1 महीने का ब्याज तो आपको
बच जाएगा। ओके। एक और सवाल है ईमेल पर जो हमारे पास आया है अमित मक्कड़ साहब का। ये एक रियल एस्टेट डीलर हैं और अमित जी कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों से इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की है। अब जितने भी पिछले 3 साल की इनकी रिटर्न है जो हम समझ पा रहे हैं वित्त वर्ष 2017, 18, 18, 19 और 19-20 जिसमें अभी हम हैं, ये तीनों जो सारी पेंडिंग रिटर्न है वो क्या ये एक साथ फाइल कर सकते हैं या फिर जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि पिछले 2 साल के रिटर्न ही फाइल ये किए कर सकते हैं 2019, 18, 19 और 2019-20? थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन थोड़ा इसको जरा आसान भाषा में समझाएं। जी स्वाति, बिल्कुल आपने ठीक कहा। 2 साल की रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं अमित जी, 18-19 वित्त वर्ष और 19-20 वित्त वर्ष की। 17-18 की आप फाइल नहीं कर सकते। अब तो सारी डोर आपके असेसिंग ऑफिसर के हाथ में है। वो धारा 142(1) का नोटिस देकर आपको रिटर्न भरवा सकता है, या अगर उसको पता चल गया कि आपने कोई इनकम बचा ली, आपने टैक्स नहीं दिया, तो धारा 148 में नोटिस देकर आपकी असेसमेंट कर सकता है और आपसे वो रिटर्न मंगवा सकता है। लेकिन अब स्यू मोटो आप फाइल केवल 2 ही कर पाएंगे। तो आपने गलती कर दी है, अब वेट कीजिए नोटिस आने का। ओके, चलिए यहाँ पर कुछ और सवालों के जवाब हम समझेंगे आईटीआर हेल्पलाइन में। वक्त एक फिलहाल छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी गुरु। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी गुरु में। ब्रेक के बाद आज हम आईटीआर से जुड़ी बहुत सारी कंफ्यूजन्स दूर कर रहे हैं। टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग हमारे साथ है। सुनील जी, जिससे पहले हम सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू करें, इस बार जो बदलाव हुए हैं आईटीआर के डेट्स में, उसमें कई लोगों को कंफ्यूजन है कब से कितना कौन सा जो फाइल है उन्हें रिटर्न करना है। तो थोड़ा सा अगर हम रिकैप करें तो 30 नवंबर की तारीख में क्या खास है? देखिए, 30 नवंबर की तारीख बड़ी खास हो गई है इस बार। आप कोई भी एसएससी हैं, आप कंपनी एसएससी हैं, आप इंडिविजुअल एसएससी हैं, आप फर्म एसएससी हैं, आप एचयूएफ हैं, सबको 30 नवंबर का ऐसा मुहूर्त दे दिया है सरकार ने। मुझे तो ऐसा डर लगता है कि 30 नवंबर को क्या होगा, कहीं वेबसाइट ही ब्लॉक ना हो जाए। क्योंकि आप देखिए, आप वित्त वर्ष 18-19 और 19-20 की रिटर्न, 2 सालों की रिटर्न एक साथ फाइल हो रही होंगी और सारे एसएससी की। अदरवाइज क्या होता है हमारे यहाँ स्वाति, इंडिविजुअल की रिटर्न की डेट 31 जुलाई होती है, फिर 30 सितंबर होती है, 30 सितंबर को टैक्स ऑडिट के केस फाइल होते हैं और 30 नवंबर को इंटरनेशनल जो ट्रांसफर प्राइसिंग वाले मामले हैं वो फाइल होते हैं। लेकिन सरकार ने क्या सोचकर एक ही डेट फिक्स की है मुझको नहीं पता, पर ये सच है कि 30 नवंबर को बहुत बड़ा हो सकता है, आसमान फट जाए या ब्लॉक हो जाए, मुझे नहीं पता, या सरकार डेट भी बढ़ा सकती है। पर 30 नवंबर आपको ध्यान रखना, अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं है, आपको रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल करनी है। जी, तो 30 नवंबर काफी इंपॉर्टेंट डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। दिनेश बंसल जी का सवाल लेते हैं, हमारे पास ईमेल पर आया है। ये दिल्ली में रहते हैं और एक स्टील ट्रेडर हैं। दिनेश जी कह रहे हैं, इनका जो सवाल है हो सकता है कि थोड़ा सा डिटेल में आपको आंसर देना पड़े। ये कह रहे हैं कि इनकी वित्त वर्ष 2019-20 की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए है, क्योंकि एक स्टील ट्रेडर है ये। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने सुना है कि टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर की जो लिमिट है अब 5 करोड़ रुपए हो गई है। अब पहले कितनी थी ये भी आप प्लीज क्लियर कीजिएगा सुनील जी। और ये जानना चाहते हैं क्या इन्हें सीए से टैक्स ऑडिट करवाना है या नहीं कराना है, क्योंकि इन्हें कहीं से जानकारी मिली है कि टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ ही है और कुछ लोग तो 2 करोड़ भी बताते हैं। तो ये 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़ का जो कंफ्यूजन है इनका, ये दूर करना चाहते हैं। और साथ ही साथ टैक्स ऑडिट फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है या फिर ये भी 30 नवंबर ही है? ये मकड़ी का जाला है स्वाति। इस बार इतना कंफ्यूजन पता नहीं क्यों क्रिएट हो गया है, और ये सब बजट 2020 में जो फाइनेंस एक्ट आया उससे क्रिएट हुआ है। देखिए ना, ये जो समस्या दिनेश जी ने उठाई है, ये बहुत सारे व्यापारियों की और छोटे व्यापारियों की बहुत बड़ी समस्या है। हम एक एक करके सबका जवाब देते हैं। दिनेश जी, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, धारा 44 ए बी, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बंसल,
उसमें 1 करोड़ की ही लिमिट है। 1 करोड़ की क्रॉस करने के बाद में आपको सीए से टैक्स ऑडिट करवाना होता है। लेकिन इस बजट 2020 में वित्त मंत्री जी एक प्रोविजन लेके आई थी और वो लागू भी इसी साल से कर दिया, वित्त वर्ष 19-20 के लिए लागू कर दिया। उसमें कहा था कि अगर आप व्यापारी हैं और 5 करोड़ रुपए की आपकी टर्नओवर है, 5 करोड़, तब भी आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है। लेकिन फिर एक गूगली चला दी वित्त मंत्री जी ने। गूगली में ये कहा कि ध्यान रखिए, आपके खर्चे और आपकी कमाई, यानी आपकी जो इनकम, जो रिसीट्स होती हैं या जो आप खर्चे करते हैं, वो 95%, 95% या तो बैंक से हो या चेक से हो या पेटीएम के थ्रू हो या ऑनलाइन एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। यानी 5% का आपको दिया है फ्लो। जो लोग चेक से काम करते हैं, जो व्यापारी भाई, और जो आरटीजीएस से काम करते हैं, उनके लिए 5 करोड़ की लिमिट है। अगर आप कैश में 5% भी काम करते हैं तो आपकी लिमिट घट के फिर 1 करोड़ हो जाएगी। 5 भी है, इसका मतलब 1 भी है। अब सवाल उठा कि 2 करोड़ की लिमिट कहां से आ गई 1 और 5 के बीच में? वो भी एक प्रोविजन है, वो है धारा 44A-D, ए फॉर एप्पल, डी फॉर दिल्ली। उसमें सरकार ने कहा था कि अगर आप छोटे व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, और आप 2 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर करते हैं, 2 करोड़ रुपए तक, और आप 6% कमाई दिखा दीजिए, नेट प्रॉफिट, यानी 2 करोड़ की आपकी टर्नओवर है, 12 लाख रुपए इनकम दिखाइए, उस पर टैक्स दे दीजिए। हम आपसे ना कहेंगे बुक्स रखिए, ना हम कहेंगे आप टैक्स ऑडिट करवाइए, आप आराम से टैक्स भरिए और सो जाइए। लेकिन उसमें भी एक फ्लो है बात में। वो फ्लो ये है कि अगर आपने उसको एक बार उसको लेके निकल गए, अगली बार आपने नहीं लिया, तो 5 साल तक आप उसको नहीं ले सकते स्कीम को। और दूसरी बात, अगर आपका जो 6% का मार्जिन है, ये केवल चेक की टर्नओवर या बैंक की टर्नओवर में माना जाएगा। अगर कैश की टर्नओवर है तो 8% का मार्जिन लगेगा आपको, 8% आपको टैक्स देना होगा। जहां तक सवाल है आपने टैक्स ऑडिट की रिटर्न भरने का, स्वाति, उसमें भी एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया सरकार ने। सरकार ने कहा अंतिम तिथि तो 30 नवंबर है रिटर्न भरने की, लेकिन जो टैक्स ऑडिट जो करवाना है उसको रिपोर्ट, खाली रिपोर्ट, रिटर्न नहीं, रिटर्न तो 30 नवंबर तक भरोगे, लेकिन सीए अपनी ऑडिट रिपोर्ट 1 महीने पहले अपलोड करेगा। यानी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट 31 अक्टूबर को फाइल करेगा और रिटर्न 30 नवंबर को। इसका पर्पस ये था कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो भी डिसअलाउंसेस होते हैं या जो भी टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो सब मैच हो जाए। पर इससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन कोविड-19 में पैदा हो गया और मैं सरकार से कहूंगा कि कम से कम इस प्रोविजन को 1 साल के लिए डिले कर दे। व्यापारी बहुत परेशान है इससे। तो कुछ ऐसे कंफ्यूजन है, हालांकि आपने काफ़ी क्लियर ज़रूर किया है, लेकिन टैक्स के मामले वैसे भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो और इस बार कोविड की वजह से काफ़ी डेट्स चूंकि आगे शिफ्ट हुई है, इसलिए थोड़ी क्लैरिटी होना सबके लिए ज़रूरी है। बाकी बहुत सारी साइट्स है जहां पर आपको इससे मदद मिल सकती है, डेट्स पर क्लैरिटी और कैसे आगे बढ़ना है इस पर। अगला सवाल लेते हैं, सचिन जी का सवाल हमारे पास इस वक्त ईमेल पर आ रहा है, वो ज़रा पढ़ते हैं। सचिन जी कह रहे हैं कि इन्होंने एक मकान 2 करोड़ रुपए में खरीदा है और जो मकान का सेलर है वो रहता है अमेरिका में। अब ये कह रहे हैं कि इन्हें टीडीएस अब किस रेट पर जमा करवाना है। इनके लिए टीडीएस का रेट क्या 1% होगा या फिर 23% होगा? और अब ये समझ जानना चाहते हैं क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे इनका जो टीडीएस रेट है वो कम काटा जाए, क्योंकि जो इनके 2 करोड़ का 23% अगर टीडीएस कटता है तो 46 लाख इनका टैक्स बनेगा। तो कोई तरीका इन्हें बताएं सचिन जी को। सुनील जी बिल्कुल बताएंगे स्वाति। हमारा मनी व्यू इसी काम के लिए है, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। लेकिन मैं दिनेश बंजर जी का सवाल था उसमें एक छोटी सी बात और जोड़ देता हूं अपने व्यापारी भाइयों के लिए। देखिए टैक्स ऑडिट लिमिट तो 5 करोड़ कर दी सरकार ने, लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको टीडीएस प्रोविजन लागू हो जाते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आप 1 करोड़ ज्यादा टर्नओवर करते हैं तो टीडीएस के प्रोविजन जहां भी हो वो जरूर काट लेना। अब हम सचिन जी के जवाब की तरफ आते हैं। देखिए स्वाति, हमारे देश में एक धारा है 194 194I। उसमें यह कहा था सरकार ने कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं और उसकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो बायर को जो खरीद रहा है
उसको 1% टीडीएस काटना पड़ेगा। ये नियम सरकार ने बनाया था, यानी 1 करोड़ पर 1 लाख, 2 करोड़ पर 2 लाख और 50 लाख पे 50,000 रुपए टीडीएस काटना होता है 1%। लेकिन अगर आप परचेज कर रहे हैं किसी लोकल, किसी इंडियन से, किसी रेजिडेंट से, लेकिन अगर आपका सेलर नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट स्वाति वो लोग होते हैं जो हिंदुस्तान में 182 दिन से कम रहते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। अगर आप 182 दिन से कम हैं तो आप नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। अब चूंकि इनका सेलर अमेरिका में रहता है और वो नॉन रेजिडेंट है, तो सरकार ये कहती है कि 1% टीडीएस से तो हमारा काम नहीं चलेगा। हो सकता है आपका टैक्स 20% बनता हो, आपका टैक्स 10% बनता हो, हमें क्या पता। तो सरकार ने नियम लगा दिया कि 20% जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स है और 4% सरचार्ज, यानी 22.88, अगर राउंड में करें तो लगभग 23% आप टैक्स काट के जमा करवा दीजिए टीडीएस, और वो बायर की जिम्मेवारी कर दी। अब 46 लाख रुपए 2 करोड़ पर टैक्स देना बड़ी जिम्मेवारी का काम हो गया। अब वो सेलर कहता है साहब इतना टैक्स तो बनता ही नहीं है, तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको रिलीफ देते हैं। तो धारा 197 197 में एक रिलीफ दिया सरकार ने, कहा कि आप एक काम कीजिए, चाहे सेलर, चाहे बायर और चाहे उनका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इनकम टैक्स ऑफिसर के पास चला जाए, एओ के पास, और फॉर्म नंबर 13 भर दे और अपनी टैक्स की गणना करवा ले कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने में वास्तव में टैक्स कितना आता है। 5% आता है, 4% आता है, 10% आता है या 2% आता है। जितनी गणना इनकम टैक्स ऑफिसर कर देगा, बायर को उतना ही टैक्स काटना पड़ेगा और वो जमा करवाना पड़ेगा। पर सचिन जी, आपको ध्यान रखना है, अगर आपने आयकर अधिकारी के सर्टिफिकेट लिए बिना टैक्स नहीं काटा और आपने नहीं जमा करवाया, तो 46 लाख रुपए उसका ब्याज और उसकी पेनल्टी बायर की जिम्मेवारी होती है। इसमें सेलर को सरकार कुछ भी नहीं कहती, वो तो अमेरिका रहता है, उसको पकड़ेंगे भी कैसे। इसलिए बायर को ये काम करना है। ओके, एक क्विक क्लैरिफिकेशन, आप कह रहे हैं कि सेलर का अगर टैक्स कम बनता है तो फॉर्म 13 जमा उसे करना है। हाँ, फॉर्म 13 वो जमा करवा दे, आयकर की गणना असेसिंग ऑफिसर या आईटीओ कर देगा, और ये सहूलियत सरकार ने दी। उनको सेलर भी जमा करवा सकता है, उसको बायर यानी सचिन जी भी जा सकते हैं सारे कागज लेके, और जो सर्टिफिकेट दे देगा उतना टैक्स जमा करवा दीजिए बस। ओके, एक और सवाल लेते हैं, जेएल काचरू साहब का सवाल लेते हैं शो में। ये कह रहे हैं कि ये एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है, सीनियर सिटीजन है, और इन्हें पेंशन के अलावा एफडी आरडी से ब्याज मिलता है, डेट म्यूचुअल फंड में भी से भी इन्हें पैसा मिला है। क्या ये सारे ब्याज की छूट ले सकते हैं और क्या इन्हें टैक्स देना पड़ेगा? स्वाति, आज आपने वो सवाल लिए जहां पर कोई ना कोई कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन इसलिए है तो सरकार ने ऐसे प्रोविजन बना दिए या जहां दो प्रोविजन काम करते हैं। ये जो कंफ्यूजन है बहुत सीनियर सिटीजन को होता है। उसका कारण क्या है? सरकार ने 2 सेक्शन बनाए, एक बनाए ATTTA, दूसरा बनाए ATTTB। जो ATTTA, ए फॉर एप्पल, वो है सबके लिए, वो सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है। उसमें केवल बचत खाते पर मिलने वाला जो ब्याज है, केवल बचत खाते पे, उस पे 10,000 की छूट मिलती है केवल। तो स्वाति, आपको ध्यान होगा, हमने जी बिजनेस के माध्यम से सरकार से अपील की थी 2 साल पहले कि जो सीनियर सिटीजन है उनको 10,000 की छूट बहुत कम है, क्योंकि उनको खाली ब्याज की ही इनकम होती है। तो सरकार ने हमारी बात को सुना और एक धारा लेके आई, ATTTB, बी फॉर बॉम्बे। उसमें सरकार ने कहा कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको बैंक से कोई ब्याज मिले, आपको पोस्ट ऑफिस से कोई ब्याज मिले, आपको कोऑपरेटिव बैंक से कोई ब्याज मिले, और चाहे ब्याज आपका सेविंग खाते का हो, चाहे ब्याज आपका फिक्स्ड डिपॉजिट का हो, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट का हो, हम सारे ब्याज को माफ कर देंगे। 50,000 रुपए की छूट आपको दे दी, केवल सीनियर सिटीजन के लिए है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आप इस छूट के एलिजिबल नहीं है, और अगर आप एलिजिबल नहीं है, मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपको ATTTA में ब्याज की छूट मिलेगी, वो केवल 10,000 है, और उसपे केवल बचत खाते का ही छूट मिलती है। आपका रिकरिंग डिपॉजिट नहीं मिलेगा, फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं मिलेगा, और कोई डिपॉजिट होगा नहीं मिलेगा। जहां तक डेट म्यूचुअल फंड की बात है, आपको पता होगा डेट म्यूचुअल फंड तो लिस्टेड होते हैं,
आप उस पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड तो 12 महीने में लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। डेट म्यूचुअल फंड 3 साल 36 मंथ 36 महीने में लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म होगा टैक्स कम लगेगा, शॉर्ट टर्म होगा 15% टैक्स दे दीजिए, लेकिन होल्डिंग पीरियड 36 महीने है। तो सीनियर सिटीजन को विशेष ध्यान रखना। हाँ, प्रधानमंत्री जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उस पर मिलने वाला ब्याज भी 50,000 में इंक्लूड होता है, यानी सारे ब्याजों की माफी है सीनियर सिटीजन के लिए। जी। तो कई सवालों के माध्यम से आज हमने टैक्स की काफी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है, सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है। इसके लिए सुनील जी आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।